माय चैनल। तो अभी तक हम इस चैनल पे हिस्ट्री कर रहे थे, वो हम कंटिन्यू करेंगे और उसके साथ साथ हम पॉलिटी पढ़ेंगे क्लास 6 की। जनरली जब हम बोलते हैं ना कि हम पॉलिटी पढ़ेंगे क्लास 6 की, तो लोगों को लगता है हम इतना बेसिक से क्यों पढ़ रहे हैं, हम 11th-12th से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता। तुम क्लास 11th-12th में जाके कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म ये सब डीप में पढ़ते हो और तुमको कनेक्ट करना नहीं आता, मतलब बेसिक चीज़ें नहीं आती। तुमने पढ़ लिया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ये 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, इस सेक्शन में ये बात कही गई है, इस सेक्शन में ये बात की गई है, पर तुमको ये समझ में नहीं आता कि उन सेक्शन में से जो बातें की गई हैं वो क्यों कही गई हैं, ठीक है। और हम बेसिक में यही पढ़ते हैं कि हमारे दुनिया में ये है, हम क्या पढ़ेंगे बेसिक में, हमारी दुनिया में ये है, बाद में क्या पढ़ेंगे, इसलिए ऐसा होता है। हमने बात का पढ़ लिया कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि किस लिए हो रहा है, इसलिए हम कनेक्टिविटी नहीं बैठा पाते। तो इसलिए हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 1 डाइवर्सिटी। पहला क्वेश्चन क्या है, वाई वी नीड टू लर्न अबाउट डाइवर्सिटी। हमको डाइवर्सिटी के बारे में क्यों पढ़ना है, हमको क्यों पढ़ना है कि हमारे कंट्री में अलग अलग कल्चर है, क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, सोचो। इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अलग अलग चीज़ें बोली गई हैं। फेडरलिज्म की बात की गई है, डिग्निटी की बात की गई है, सेकुलरिज्म की बात की गई है। क्यों की गई है, क्योंकि हमारे जो कल्चर्स हैं, क्योंकि हमारे में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अगर सब एक जैसे होते तो सेकुलरिज्म की बात क्यों होती। अगर सब लोग एक ही देवता को मान रहे हैं तो हम क्यों कहते कि तुम अलग अलग देवता को पूज रहे हो तो चलेगा, क्यों, क्योंकि कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सब एक ही देवता को पूज रहे हैं। सेकुलरिज्म क्या कहता है, सेकुलरिज्म कहता है तुमको जिस भगवान में मानना है मानो, तुमको जो भी चीज़ मानते हो, तुमको जिस चीज़ में मान्यता है वो करो। कुछ लोग कहते हैं कि नींबू मिर्ची लगाने से नज़र नहीं लगती, तो लगाओ भाई, उसमें कोई मना नहीं है। गवर्नमेंट ये कहता है कि तुमको जो मानना है मानो, और कहता है तुमको जिसकी पूजा करना है करो। सेकुलरिज्म ये कहता है। सेकुलरिज्म ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि हमारे में क्या है, डाइवर्सिटी, ठीक है, याद रखना। डिग्निटी की बात क्यों करता है, डिग्निटी ऑफ पीपल की। अगर दो लोग हैं, दोनों का दिमाग एक जैसा चल रहा है, मतलब दोनों के बिलीफ्स एक जैसे हैं। जैसे मान लो मैं हूँ और मेरी एक दोस्त है, हम दोनों ने बोला कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं। तो उसने बोला ठीक है मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी, मैंने बोला ठीक है मैं भी पिज़्ज़ा खाऊंगी। तो लड़ाई हुई क्या, नहीं। जब दोनों की लड़ाई नहीं हुई तो हम दोनों क्या दिमाग में सोच रहे हैं, चलो ठीक है जो ये बोल रही है वो सही है, ठीक है। तो लड़ाई ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली हम एक दूसरे की जो बिलीफ्स हैं उनकी हम इज्जत करेंगे, है ना। पर अगर ऐसा होता कि मेरा मन होता कि नहीं मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी और वो बोलती कि नहीं मैं बर्गर खाऊंगी, तो क्या होता, तो हो सकता है हमारे बीच में लड़ाई हो जाती कि नहीं यार वो ख़राब है या जो भी चीज़ है ना, ऐसी बात हो सकती थी, है ना। तो इसलिए अगर अलग अलग होता है, अगर कुछ वेरिएशन होता है तो लड़ाई होती है, और लड़ाई होती है तो हो सकता है हम एक दूसरे की बेइज्जती करें, हो सकता है ना, हो सकता है। तो इसीलिए हम एक दूसरे की बेइज्जती ना करें, उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करें, इसलिए हम क्या करते हैं, डिग्निटी ऑफ पीपल के बारे में बात क्यों करते हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके के लोग हैं। फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है, फेडरलिज्म का भी ऐसे ही मतलब होता है, क्योंकि डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, पहले ये सोचो। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, सब में सब लोग एक जैसे नहीं होते, डिफरेंस होता है। और इंडिया में तो कितना डिफरेंस है, तुम बगल बगल के स्टेट की लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे, इतना डिफरेंस होता है ना। तो जब बहुत सारे लोग डिफरेंट कल्चर के हैं, डिफरेंट भगवान को मानते हैं, डिफरेंट पूजा करते हैं, डिफरेंट बिलीव्स हैं। कोई बोलता है अगर तुमको हिचकी आ रही है मतलब कोई गाली दे रहा है, कोई बोलता है तुमको हिचकी आ रही है मतलब तुमको कोई याद कर रहा है। तो अलग अलग बिलीव्स होते हैं, अलग अलग बिलीफ होने के कारण, अलग अलग थिंकिंग होने के कारण लड़ाई होती है, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हमारे इंडिया में इन्हीं अलग अलग चीज़ों के कारण लोग एक दूसरे पे इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि अच्छा तुम ऐसे करते हो, अच्छा मैं भी करके देखता हूँ, है ना। बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन हो सकता है ना कभी लड़ाई हो। तो इसीलिए इन चीज़ों को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रमोट करता है, किसको, सेकुलरिज्म को, कि नहीं अलग अलग कल्चर है, सबकी इज्जत करो, सबकी इज्जत करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अलग अलग हम में क्या है, डाइवर्सिटी, इसीलिए हम ये सब फॉलो करते हैं, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सब बातें हमको सिखाई हैं। क्या सिखाया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब सब अलग हो पर सब एक दूसरे में, पर उन सब में एकता रखो, है ना। इसीलिए हमको क्या बताया गया है, यूनिटी रखो डाइवर्सिटी में। और तो ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं थी, हम सब बहुत मेंटली ग्रोन अप थे, हमेशा से
जो इंडिया में है उसमें कल्चर, बहुत सारे कल्चर अलग अलग हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे की हमेशा से मदद करते रहे हैं। इट ऑल्सो टीचर्स अबाउट 5th फंडामेंटल राइट 51A। फंडामेंटल राइट का क्या मतलब होता है? देखो, कुछ कुछ ऐसे राइट होते हैं, अधिकार होते हैं जो हमको बड़े होने के बाद मिलते हैं। जैसे आप छोटे बच्चे के नाम पे, मतलब जैसे एक छोटा बच्चा है वो वोट नहीं दे सकता, उसको 18 ईयर्स का होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो वोट दे सकता है ना। तो ऐसे कुछ अधिकार हैं जो हमको क्या मिलते हैं, बड़े होने के बाद मिलते हैं। पर कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हमको बचपन से मिले होते हैं। वो फंडामेंटल राइट्स में जो 5th राइट है वो क्या कहता है, देयर शैल बी कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, बट कैसे रहनी चाहिए, हारमोनी में। मतलब अलग अलग कल्चर, अगर तुम्हारे मोहल्ले में अलग अलग कल्चर है तो बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे मोहल्ले में अलग अलग धर्म के लोग रहें। पर सब कैसे रहने चाहिए, शांति से, अच्छे से रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए, ठीक है। एक प्रेसिडेंट थे, आई थिंक शायद सिंगापुर के थे, उनसे पूछा गया था कि आपको क्या लगता है इंडिया का फ्यूचर क्या होगा, तो उन्होंने रिप्लाई दिया था कि आप कौन से इंडिया की बात कर रहे हैं। एक भारत है, एक देश है इंडिया, जिसमें अंदर ही 400 देश हैं। उन 400 देशों में आप कौन से देश की बात कर रहे हैं? पता है उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि इंडिया में अलग अलग तरीके के लोग हैं। आप किसी एक देश पे जाओ, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्री? आपको क्या लगता है देश का क्या मतलब होता है? ज़्यादातर जो देश हैं आप देखना, उसमें जितने लोग हैं सब एक जैसे हैं, एक जैसी भाषा बोलते हैं, एक जैसा पहनाव है, एक देवता को पूजते हैं। ज़्यादातर, मैंने नहीं कहा सब, ज़्यादातर। पर क्या है, अपने देश में क्या है, अलग अलग तरीके के लोग हैं। इसीलिए हमने उन्होंने क्या बोला, वो छोटे छोटे बहुत सारे देश को मिला के एक देश बना है जिसका नाम है इंडिया। तो कितनी अच्छी बात है ना, इतने सारे डाइवर्सिटी मिलके एक देश को खड़ा करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें याद रखना। कौन सा फंडामेंटल राइट हम इससे सीखते हैं डाइवर्सिटी से? 5th वाला। कौन सा? कल्चरल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, पर हमको क्या प्रमोट करना चाहिए? खुशी खुशी रहना, ठीक है। सेकुलरिज्म के बारे में पता है? फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है? अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट। पहले पिछले स्लाइड ही देखते हैं पर अलग अलग लेवल का गवर्नमेंट का क्या मतलब है? एक गांव को क्या चाहिए वो उसकी पंचायत जानती है। एक घर में, जैसे मान लो मेरे घर में पानी आता है बाहर से पाइप में, तो मैं उसको कहाँ भरूंगी, पानी को, पाइप को किस डायरेक्शन में लेके जाऊंगी, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। वो मेरे सरपंच को नहीं मालूम है, लेकिन मेरे सरपंच को ये मालूम होता है कि मेरे घर में पाइप आना चाहिए। समझ रहे हो? एक गांव की नीड उसकी पंचायत को पता होती है, और एक स्टेट की स्टेट को। ऐसा नहीं है कि अगर स्टेट में सारे गांव को पानी चाहिए तो मेरे गांव को भी पानी चाहिए। हो सकता है मेरे यहाँ नदी बहती हो तो मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो इसीलिए हमको अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी, ताकि स्टेट अपने अकॉर्डिंग फंक्शन करे और मैं अपने गांव का ध्यान अपने अकॉर्डिंग रख सकूं, ठीक है। इसीलिए डाइवर्सिटी है, इसीलिए ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो पहला हम कौन से चीज़, किस स्टेट की डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं? लद्दाख की। तो सबसे पहले लद्दाख सुन के क्या याद आता है? जम्मू कश्मीर। क्यों याद आता है? क्योंकि पहले क्या था, पहले लद्दाख अकेला था, फिर लद्दाख जम्मू कश्मीर से मिल गया, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए, है ना। तो देखो, जो बुद्धिज़्म है वो लद्दाख में आया। कैसे आया? देखो, सबसे पहली चीज़ ये मान लो कि जब भी मैं बोलती हूँ बुद्धिज़्म आया, मैं फिर इसके बाद बोलूँगी इस्लाम आया, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी कि कभी हिंदू थे। क्यों नहीं बोलूँगी? इंडिया इज़ अ प्री हिंदू सोसाइटी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पहले से ऐसा था, ठीक है। जैसे पहले से घास उगती थी, कब से उगती थी आई डोंट नो, बट उगती थी हमेशा से, है ना। तो ऐसा क्या था कि इंडिया में हिंदू थे, उसके बाद क्या हुआ, बुद्धिज़्म आ गया यहाँ पे, ठीक है। बुद्धिज़्म कैसे आया? लद्दाख आया वाया तिब्बत, मतलब एक जगह है तिब्बत और यहाँ पे है लद्दाख। तो तिब्बत से कुछ लोग हैं, जैसे मान लो 10 लोग हैं, उनको तिब्बत में अच्छा नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था उनका, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया और पैदल पैदल चल के कहाँ आ गए? लद्दाख आ गए, ठीक है। मान लो ऐसा, लद्दाख आ गए। तो उनका जो कल्चर था, वो जैसे रहते थे वो तो उनके साथ आ गया। अब वो आके कहाँ? लद्दाख में रहने लगे। तो कुछ और लोग जो रहे होंगे लद्दाख के, वो भी कैसे रहने लगे? उन लोगों जैसे रहने लगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक इंसान ऐसा शर्ट पहन रहा है, मुझे भी वैसी शर्ट चाहिए, फिर सब वो पूरा फैशन फैल जाता है, सब एक जैसी शर्ट पहनने लगते हैं। ऐसा ही हुआ होगा, कुछ लोग आए होंगे तिब्बत से लद्दाख और वो बुद्धिज़्म फॉलो करते रहे होंगे, फिर कुछ लोगों ने और बुद्धिज़्म फॉलो करना शुरू कर दिया होगा, तो वहाँ पे क्या हुआ, बुद्धिज़्म की पूरी कम्युनिटी बन गई, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बन गए जो बुद्धिज़्म फॉलो करते थे। उसके बाद क्या हुआ, इस्लाम आया। कब आया? 400 साल पहले। उसके बाद क्या हुआ, बुद्धिज़्म था, हिंदू पहले से थे,
फिर बुद्धिज़्म आ गया, उसके बाद कुछ इस्लाम वाले लोग आ गए, मुस्लिम आ गए। तो क्या हुआ, एक एरिया में लद्दाख में ही क्या हुआ, मुस्लिम्स भी हो गए और बुद्धिज़्म भी आ गया, दो कल्चर हो गए। मतलब क्या हुआ, डाइवर्सिटी आ गई, बुद्धिज़्म भी है, इस्लाम भी है। यहाँ जो लद्दाख है वेरी रिच इन ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन का क्या मतलब होता है, गाना, पोएम, जो चीज़ें हम मुंह से बोलते हैं, स्टोरीज, ठीक है। तो क्या हुआ, ओरल ट्रेडिशन बहुत रिच है। इसका मतलब क्या है, ये गाने, पोएम, कहानी उनके पास बहुत सारी है, ठीक है। तो उनके पास बहुत सारा ये सब गाना वाना आ गया। क्यों आ गया, इस्लाम से कुछ लोग लेके आए, बुद्धिज़्म में वो लोग कुछ लेके आए, कुछ अपने पास पहले से था, तो बहुत सारा हो गया, ठीक है। तो ये जो they have the local version of Tibetan nation epic केसर सांगा which is sung by both Muslims and Buddhists। तो क्या हुआ होगा, जो ये बुद्धिज़्म वाले लोग आए तो तिब्बत से आए थे, तो तिब्बत में एक नेशनल एपिक है जिसका नाम क्या है, केसर सांगा, वो गाते थे। तो जब वो यहाँ आए, लद्दाख आए, तो जो यहाँ के लोग थे उन्होंने थोड़ा बहुत उसको चेंज किया, लोकल वर्जन बनाया कि नहीं इसको ऐसे नहीं, ये हम नहीं गा पाती, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, थोड़ा चेंज करके थोड़ा अपना टाइप, अपना स्टाइल, थोड़ा अपना तड़का मार दिया, यू नो, देसी चाइनीज़ है, चाइनीज़ लेकिन थोड़ा इंडियन स्टाइल में बनाते हैं। वैसे ही वो था तिब्बतियन, पर उसको थोड़ा लद्दाख स्टाइल में बनाया उन्होंने। और वो ऐसा था कि उसको बुद्धिज़्म लोग फॉलो कर रहे थे उन्होंने भी गाया, और जो मुस्लिम्स थे उन्होंने भी गाया। तो देखो डाइवर्सिटी है, दो अलग अलग कल्चर फॉलो कर रहे हैं लेकिन दोनों एक ही चीज़ कर रहे हैं, क्या, वो केसर सांगा गा रहे हैं, ठीक है। लोकल वर्जन का क्या मतलब होता है, लद्दाख प्लस तिब्बतन, मतलब तिब्बतन स्टाइल डाल दिया, थोड़ा सा अपना लोकल वर्जन भी, जो लद्दाख का वर्जन भी डाल दिया, तो वो लोकल वर्जन हो गया। फिर हम बात करते हैं दूसरे स्टेट की, क्या नाम है इसका, केरला। देखो अपने देश का जो नक्शा है वो कैसा है, कुछ ऐसा है, ठीक है। केरला यहाँ पे है, एक साइड क्या है उसके, सी, समुद्र है, और दूसरी साइड क्या है, हिल्स, ठीक है। तो और ये कहाँ है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में, साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट। यहाँ पे अलग अलग तरीके के मसाले मिलते हैं, काली मिर्च मिलती है, लौंग मिलता है, और क्या मिलता है, दालचीनी, वो एक देखा होगा पेड़ की छाल जैसा दिखता है वो दालचीनी, ठीक है, वो मिलता है। अब क्या है, जो भी चीज़ जहाँ ज़्यादा होती है लोग उसके पास उसी ले आते हैं। अगर कोई इंसान है उसको बहुत अच्छा डांस आता है तो मैं उसके पास क्या करने जाऊँगी, डांस सीखने जाऊँगी, उससे थोड़ी मिलूंगी मेरे को फिज़िक्स समझा दे, मेरे को नहीं, अगर उसको फिज़िक्स नहीं आती तो क्यों जाऊँगी उसके पास फिज़िक्स समझने, नहीं जाऊँगी ना। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो केरला के पास क्या था, बहुत सारे मसाले थे, तो सब लोग उसके पास क्यों जाते थे, मसालों की वजह से जाते थे, ठीक है। जूइश अर्बन ट्रेडर्स थे, वो सबसे पहले कहाँ आए, केरला आए, क्यों, उनको मसाले चुराने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो ये सेंट थॉमस थे, ये क्या कहते हैं, क्रिश्चियनिटी के लिए, जैसे क्या होता है, जैसे भारत में कुछ कुछ ऐसे प्रीस्ट होंगे, कुछ कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने अपने धर्म को प्रमोट करते हैं, वो मतलब अपने धर्म की बड़ाई करते होंगे ताकि लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं, उनसे बोले कि हाँ हम भी तुम्हारा धर्म फॉलो करेंगे। तो ये जो सेंट थॉमस थे ये भी वैसे ही थे, काफ़ी स्कूलों के नाम हैं इनके नाम पे। तो उन्होंने बताया होगा कि क्रिश्चियनिटी कैसी है, लोगों को अच्छा लगा होगा, तो इसीलिए 2000 साल पहले क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी आई। ये इन्होंने लोगों को बताया कि क्रिश्चियनिटी क्या होती है, लोगों को उसमें इंटरेस्ट आया, उन्होंने फॉलो कर लिया। क्यों, क्योंकि सेकुलर है हमारी कंट्री, हम हर धर्म को, हर भगवान को पूजने की इजाज़त देते हैं, इसलिए क्या है उन्होंने ऐसा कर लिया, हो गया क्रिश्चियन हो गए लोग, ठीक है। और याद रखना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी जब भारत आई थी तो वो मसाले चुराने आई थी, ठीक है। और वास्को ड गामा, पीछे वाली स्लाइड में शायद मैं स्किप कर गई, वास्को ड गामा भी जो सी का रूट था उससे केरला पहुँचे थे, और पुर्तगालीज जो थे वो भी समुद्र से आए थे। तो तुम सोचो, हिंदू तो पहले से थे, फिर इस्लाम भी आ गया होगा, फिर उसके बाद ये क्रिश्चियनिटी भी लेके आ गए, पुर्तगीज़ लोग भी आ गए, वास्को ड गामा आए तो पीछे पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई। तो क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। अब देखो इब्न बतूता के बारे में, अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा था कि मुस्लिम्स कैसे आए, हिंदू तो पहले से थे, ठीक है। तो मुस्लिम कैसे आए वो पढ़ो, मतलब थे ये कैसे पता चलेगा वो पढ़ो। इब्न बतूता क्या थे, वो ट्रैवलिंग करते थे, घूमते थे। जैसे मान लो कि लोग गए हैं कहीं घूम रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, जहाँ घूमते हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख लेते हैं कि आज मैं यहाँ गया, यहाँ पे ऐसा ऐसा था, ऐसे ऐसे लोग रहते थे, ऐसा खाते थे, ये सब, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैवल ब्लॉग। तो उन्होंने अपने ट्रैवल ब्लॉग में क्या लिखा कि वहाँ पे मुस्लिम रहते थे, कहाँ पे, केरला में
और वो बहुत रिस्पेक्टेड थे। कैसे थे? मुस्लिम्स थे एंड दे सेड दैट दे वर हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी। तो इससे तुमको समझ में आया कि वहाँ पे मुस्लिम भी रहे होंगे और वो कैसे रहे होंगे, जिनकी रिस्पेक्ट की जाती रही होगी। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं मतलब हम उनको बहुत इज्जत करते हैं, हम उनको बहुत मानते हैं, वो जो बोलते हैं हम वो करते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि हाँ, हम लोग अलग अलग कल्चर के थे पर हम उनकी रिस्पेक्ट करते थे, वो भी हमारी रिस्पेक्ट करते थे, है ना। पुर्तगीज की रूट का, हाँ, ये वास्को ड गामा वाला इसी में है। बहुत सारे वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस हुए, मतलब जब बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ों की डिस्कशन होती है, तो क्या होता है, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस होते हैं, ऐतिहासिक बदलाव आते हैं। फिर बहुत सारे रिलीजन भी हो गए इसमें, जौदिज़म हो गया, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू, बुद्धिज़्म, सारे जो रिलीजन है वो क्या हुआ, एक साथ मिल गए। अब देखो, एक चीज़ में नोटिस करना, एक चीज़ ध्यान देना, तुमने कभी हिंदी और इंग्लिश न्यूज़ में चाइना का नाम देखा है? जब भी इंग्लिश में होता है तो चाइना हैज़ डिस्कवर्ड न्यू आइलैंड, आई एम जस्ट सेइंग इट, लाइक मुझे नहीं पता किया है कि नहीं, जब भी कभी इंग्लिश में होता है तो चाइना होता है, पर हिंदी में क्या होता है, हिंदी चीनी भाई ऑल्दो अभी नहीं है, बट चीनी यूज़ करते हैं अपन, चीनी नहीं, चीन, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, हम इंग्लैंड को इंग्लिश में भी इंग्लैंड बोलते हैं, हिंदी में भी इंग्लैंड बोलते हैं, अमेरिका को भी दोनों लैंग्वेज में सेम बोलते हैं। दोनों क्या, हर लैंग्वेज में, उर्दू मान लो, कोई भी लैंग्वेज मान लो, कन्नड़ मान लो, आसामी, झारखंड वाली, राजस्थानी, सब में क्या बोलते हैं, अमेरिका बोलते हैं। तो ये चीन में क्यों ऐसा है? चीन में हम इंग्लिश में चाइना बोलते हैं, हिंदी में चीन बोलते हैं, ऐसा क्यों है? लोगों को ऐसा लगता है कि क्या है, जो केरला है वहाँ पे फिशिंग नेट्स यूज़ होते हैं जो चाइनीज़ फिशिंग नेट जैसे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, चीना वाला। क्या बोलते हैं? चीने वाला। और एक बर्तन भी यूज़ होता है फिश को फ्राई करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, चीना चाटी। आई डोंट नो उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट लग तो चीना चाटी लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, चीना चाटी। तो लोगों को लगता है मे बी यहीं से लोगों ने चीन वर्ड लिया होगा और यहीं से हमने चाइना को चीन बोलना शुरू किया होगा। ऑल्दो आई डोंट थिंक कि 99% पीपल को पता है कि ऐसा क्यों करते हैं, मतलब नहीं पता होगा ऑब्वियसली, बट आई थिंक ऐसा कुछ हो सकता है। नॉट आई थिंक, NCERT थिंक्स दैट। तो अगर NCERT सोचती है तो तुम भी सोचो, बिकॉज नंबर यहीं से मिलते हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या नाम था इसका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। बहुत अच्छी बुक है, पढ़ना चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था कि जो इंडिया में यूनिटी है, हमने पढ़ा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी ताकि लोगों को ये करना पड़े, मतलब लोग ये ऐसे रहें, एक साथ रहें, लड़े झगड़े ना, प्रेम से रहें। तो उन्होंने क्या कहा था जवाहरलाल नेहरू में कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों को सबको बोलना पड़ेगा कि नहीं तुम यूनिटी कर रहो, तुम एक साथ रहो, ऐसा नहीं है। लोगों के अंदर ये खुद है, लोग खुद जानते हैं कि उनको एक साथ रहना है, और कुछ ऐसा फोर्सफुली उनको नहीं बोला। जैसे बच्चों का मन नहीं करता पढ़ने का, लेकिन उनके मम्मी पापा, उनके टीचर्स उनको क्या बोलते हैं, नहीं बैठो, पढ़ो 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 पढ़ो, एंड दैट्स व्हाई दे पढ़ते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती हैं, हमको कहना नहीं पड़ता कि खेलो, हम खेल लेते हैं, अपने से खेल लेते हैं, हमारा मन करता है ना। तो उन्होंने क्या कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कि ऐसा कुछ नहीं है जो हमको उनसे करवाना है, वो ऐसा है कि उनका खुद ही, उनके अंदर खुद ही एक फेथ है कि हम खुद ही करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को देख के हम डिस्करेज हो जाते हैं कि यार वो क्रिश्चियन है, मैं हिंदू हूँ तो मैं डिस्करेज हो जाऊँ, नहीं। दोनों इनकरेज होते हैं एक दूसरे की वेराइटीज़ देख के कि अच्छा वो ऐसे फॉलो करता है, मैं तो ऐसा करता हूँ, और वो ऐसा करता है तो मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। जो सॉन्ग हैं, जो सिंबल्स हैं, जो नेशनल आइडेंटिटी को दिखाते हैं, उनकी हम सब एक साथ, जो फ्रीडम के टाइम पे हमने गाने यूज़ किए, जो सिंबल यूज़ किए, उन सब के कारण हम क्या हो गए हैं, कनेक्टेड हो गए हैं, ठीक है। कैसे, खुद सोचो। हम मूवीज़ देखने जाते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं, मान लो हम परेड ग्राउंड में हैं, ठीक है। हमारे परेड ग्राउंड हमेशा परेड होती है, 15 अगस्त को मान लो, 26 जनवरी को मान लो परेड होती है, ठीक है। तो जब परेड होती है तो क्या होता है, सब लोग एक साथ खड़े होते हैं, ठीक है। कुछ ऑडियंस आती है, ज़रूरी नहीं है कि ऑडियंस में जितने लोग आए हैं वो सब एक जगह के हों, एक जैसी लैंग्वेज बोले, लेकिन जब भी नेशनल एंथम स्टार्ट होता है सब एक साथ खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं एक साथ। तब डाइवर्सिटी नहीं शो होती, तब क्या शो होती है, यूनिटी शो होती है। आप कहीं पे भी जाओ, अगर नेशनल एंथम बजता है तो सब एक साथ खड़े होकर रुक के उसका सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एकता दिखाता है,
ठीक है। तो जो ये फ्रीडम के टाइम पे गाने यूज़ हुए, सिंबल यूज़ हुए, इन सब ने हमको क्या किया, एक मोती होता है ना, उसको एक थ्रेड में पिरो के एक माला बनाते हैं। तो उसने क्या किया, वो जितने सिंबल्स थे, सॉन्ग थे, उन सब ने एक थ्रेड का काम किया। हम सब क्या हैं, डाइवर्सिटी वाले हैं, मतलब हमें विभिन्नता है, अलग अलग मोती हैं। जो सिंबल्स और जो सॉन्ग है वो क्या है, एक थ्रेड है जो सबको क्या करते हैं, एक कनेक्ट करके एक इंडिया बनाते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना कि ये जो जितनी स्ट्रगल हुई उससे हमने क्या सीखा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना। स्पाइडर वेब हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्पाइडर वेब में हम पढ़ने वाले हैं कि हम इस एक कॉन्सेप्ट डाइवर्सिटी से कहाँ कहाँ पहुँचे। हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा, फर्स्ट वाला फंडामेंटल राइट नहीं पढ़ा। फर्स्ट फंडामेंटल राइट क्या है हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट है कि हम जितने भी हमारे देश के, मतलब नेशन के नेशनल सिंबल्स हैं और नेशनल सॉन्ग्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। ये हमारा पहला अधिकार है कि हम अगर कहीं पे भी, अधिकार क्यों बोल रही हूँ इसको मैं, हम किसी भी देश में हों और अगर हमारा नेशनल एंथम बज रहा है तो हमारा पूरा अधिकार है कि हम खड़े होकर उसकी रिस्पेक्ट करें। लोग नहीं करते कुछ, पर उनको करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। एक जस्टिस है दीपक मिश्रा, जस्टिस मतलब न्यायाधीश। ये चीफ जस्टिस बनने से पहले, प्रमुख न्यायाधीश बनने से पहले इन्होंने एक लॉ पास किया था। कौन सा, कि जब भी कोई मूवी शुरू हो तो उसके पहले नेशनल एंथम बजे। क्यों, ताकि जो लोग डाइवर्सिटी में बैठे हुए हैं उनको एक यूनिटी का फील आए, एक अंदर से पता चले कि हाँ हम एक देश के वासी हैं, ठीक है। एक और चीज़ है जो आर्टिकल 9 में मेंशन है। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक सिटीजनशिप है, कि तुम सिटीजन हो। आई एम सॉरी फॉर प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, मेरे में थोड़ा सा है, ठीक है। तो हमको सिर्फ एक देश की सदस्यता दी जाती है, भारत की। हमको ये नहीं कहते कि तुम्हारे पास 2 सिटीजनशिप है, एक भारत की दूसरा हिंदू होने की। हमको सिर्फ एक सिटीजनशिप चाहिए, भारतीय होने की, ठीक है। तो ये किस में है, आर्टिकल 9 में मेंशन है। फिर सेकुलरिज्म का जो आर्टिकल है, सेकुलरिज्म, आई एम सो सॉरी, वो आर्टिकल 25 to 28 वो भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, हमारी पहली ड्यूटी के बारे में और 5th ड्यूटी के बारे में, मतलब जो पहला फंडामेंटल राइट है हमारा, उसके बारे में पढ़ा। पहला फंडामेंटल राइट हमारा क्या है, जो भी हमारा राष्ट्रीय सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग्स हैं, राष्ट्रीय गीत हैं, नेशनल, और जो भी सिंबल्स हैं, राष्ट्रीय चिन्ह, उनकी रिस्पेक्ट करना हमारा पहला अधिकार है। हमारा 5वां अधिकार है कि हम अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब हम अलग अलग जो हमारे कल्चर हैं उनको फॉलो करें और खुशी खुशी रहें, ये हमारा अधिकार है। फिर हमने पढ़ा कि हमको आर्टिकल 9 के तहत, इसीलिए हमको अलग अलग सदस्यता नहीं चाहिए होती हैं, भारतीय और हिंदू, भारतीय और मुस्लिम, भारतीय और क्रिश्चियन होने की। हमको सिर्फ एक सदस्यता चाहिए होती है भारत में रहने की, और वो कौन सी है, भारतीय होने की। कौन सा आर्टिकल ये कहता है, आर्टिकल 9। और हम सेकुलरिज्म के बारे में हमने पढ़ाई की। जो सेकुलरिज्म आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में रहता है। तो देखो, बेसिक पढ़ने से सिर्फ आपको बेसिक समझ में नहीं आता, आप कनेक्ट करना भी सीखते हो, और वो भी आप किससे कनेक्ट करते हो, सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आपको बाद में उतना पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई थिंक यू लाइक इट। मैंने लास्ट स्लाइड मिस कर दी, लिव लाइफ लव लाइफ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।